हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। और ये है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जून 2025 का वीकली करंट अफेयर्स। दोनों सप्ताह का एक साथ आपको मिल जाएगा और हर संडे की सुबह हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स। डेली मंडे टू सैटरडे तक तो डेली करंट अफेयर्स आता है मॉर्निंग में, और फिर संडे को वीकली आपको मिला करेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे जो वीडियोस हैं वो टॉपिक वाइज देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र जो फैसले, इन सब से रिलेटेड प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, गृह मंत्रालय ने कितने चरण यानी फेज में जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है? आंसर होगा 2 फेज में। ठीक है, फेज 1 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और दूसरा फेज जो है ना वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और इसके बारे में पूरा डिटेल ये बता दिया गया है इसी में। ठीक है, और इस बार जैसा कि सरकार ने ये कहा हुआ है कि जाति जनगणना भी होगी, मतलब जो लोग हैं उनके जातियों की भी काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, तो पहले चरण में 4 पहाड़ी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में होगा। और दूसरे फेज में यानी दूसरा फेज कब है? वो है 1 मार्च 2027 से। तो फिर बाकी देश के तमाम राज्यों में होंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर होगा बिहार। देखिए, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना, देखिए केंद्र में भी होता है एक निर्वाचन आयोग जो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की भी और चुनाव की, और राज्यों में जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। उसी ने ये शुरुआत की है। ठीक है, इसके ज़रिए क्या होगा, सीनियर सिटीजन, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो इन सब के घर पर ही जाकर सुरक्षित और गोपनीय तरीके से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी, ऐसा कहना है वहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? तो अरुण श्रीनिवास। इससे पहले वो भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे थे। मेटा मतलब जो फेसबुक है ना, उसकी पेरेंट कंपनी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। और भारत के हेड कौन बन गए हैं अब मैनेजिंग डायरेक्टर? तो हैं अरुण श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारतीय नौसेना कि उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। आंसर होगा यशस्वी सोलंकी। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, हरियाणा की हैं वो। और सैन्य इतिहास में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति का एडीसी इंडियन नेवी से अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी थी और अब पहली बार ये देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास ना तीनों सेनाओं से टोटल 5 एडीसी होते हैं और उनमें से 3 तो थल सेना से, 1 वायुसेना और 1 नौसेना से होते हैं। ओके, इनके काम जिम्मेदारी जो है ना, राष्ट्रपति के जो कामकाज है उनमें सहायता करना वगैरह होता है। और सेना या नौसेना से भी जो बातचीत है वो कनेक्शन के रूप में माध्यम बनती हैं और वहाँ के प्रोग्राम वगैरह इन सब के शेड्यूल बनाना, ये सब कुछ काम करते हैं, एडीसी का काम होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसको नियुक्त किया है नया? आंसर होगा अश्विनी लोहानी। वो कौन है? 1980 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी रहे हैं वो। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। एयर इंडिया उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं वो। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा एस महेंद्र देव। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो वो अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने किसकी जगह लिए? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ना, सुमन बेरी, तो उनको तत्काल मतलब टेम्परेरी रूप से आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनकी जगह अब ये बने हैं। ठीक है, सुमन बेरी तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो रहेंगे ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, मतलब 1 साल के लिए। आंसर होगा समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत को अगस्त 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और ये दूसरी बार है जब उनका कार्य विस्तार किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ देश में जो मिसाइल वगैरह के काम है, रिसर्च है और
बहुत सारे युद्धक जो हथियार बनाने का काम है वो यही करता है। ओके, रिसर्च करने का काम। अब बात करेंगे हम लोग आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड। और हाँ, इसका जो PDF है वो मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी समर ऑफर चल रहा है, छूट चल रही है। तमाम जो बैचेज हैं, कोर्सेज हैं, चाहे करेंट अफेयर्स हो चाहे दूसरे बैचेज हो, उन सब में छूट चल रही है। 50, 60, 80% तक छूट चल रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं तमाम कोर्स, और इसका PDF उनको मिल जाएगा ऐप पर, जिन लोगों ने या तो मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो कि मई 2025 में की, तो उसमें रेपो रेट में कितना बेसिस पॉइंट घटाया, और अब रेपो रेट जो है ना वो 5.5% कर दिया है। आंसर होगा 50 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या हुआ, 1% को 100 बेसिस पॉइंट मान लिया जाता है। तो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसी की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी 6 जून को, और इस मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया 6% से घटाकर 5.5% कर दिया गया है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, तो आसान भाषा में अगर हम कहें तो आप अगर बैंक से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस पर ब्याज देना होता है। उसी तरीके से बैंकों को भी रोज़मर्रा के खर्चे के लिए उनको लोन लेना पड़ता है। किससे, तो RBI से। तो RBI जो है ना जो ब्याज वसूल करता है वही रेपो रेट होता है। अगर RBI ज़्यादा ब्याज लेगा तो फिर बैंक भी ज़्यादा महंगा ब्याज पर लोन देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लोग लोन लेने से कतराते हैं, और जब ब्याज दर कम होती है, RBI जो है रेपो रेट कम कर देता है, तो फिर बैंक भी मार्केट में जो लोन देने का काम है वो सस्ते ब्याज में करते हैं। इससे लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं, और जो बड़ी बड़ी कार, इसके अलावा घर, इस तरह के जब लोन लेते हैं तो उससे लिक्विडिटी बढ़ती है, और ये महंगाई को कंट्रोल करने का एक टूल माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? रिटेल इन्फ्लेशन तो 2.82%। ठीक है, अच्छा, इससे पहले के महीने में अप्रैल में ये 3.16% ये थी। ठीक है, खुदरा महंगाई दर पिछले 6 साल से ज़्यादा समय का निचला स्तर ये माना जा रहा है 2.82%। ठीक है, और कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होती है, और इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, ईंधन, बिजली, इन सब के महंगाई की गणना की जाती है। और ये काम कौन करता है? तो NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। ठीक है, NSO, ओके, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर मई 2025 में कितनी थी? आंसर का 0.39%। क्या है? 0.39%। अच्छा, इससे पहले अप्रैल में 0.85% था, मतलब महंगाई कम हो रही है। और ये सब इसकी वजह है खाद्य पदार्थ, इसका जो बहुत सारे सामान हैं, ईंधन है, इन सब की कीमतों में जो कमी हुई उसकी वजह से ये हुआ है। तो थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये जारी करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अच्छा, थोक महंगाई दर कैसे तय की जाती है? तो WPI से, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए। अच्छा, खुदरा महंगाई दर कैसे तय की जाती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। ओके, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए ये तय हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है डिफेंस। जो डिफेंस है उससे रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बन गए हैं? CIN जून 2025 में कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर का लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमांड, ये थिएटर कमांड है, और वो 18वें कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं इस थिएटर कमांड के। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन की जगह ली है। देखिए, देश में ना एकमात्र थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड का मतलब क्या हुआ? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनका संयुक्त बल होता है, और एक जो हेड होता है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के उस टीम का पूरा नेतृत्व करता है। तो अब ये नेतृत्व करेंगे वहाँ पर। ओके, क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। अच्छा, ये अंडमान निकोबार जो कमांड है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी,
और देश में और भी थिएटर कमांड बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर, लेकिन थोड़ा सुस्त हो गई पिछले कई सालों से। केंद्र सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बने। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने यूएवी रुद्रास्त्र का परीक्षण किया है, तो इसको किसने विकसित किया है? आंसर क्या होगा? SDAL यानी सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने। ठीक है, ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है और इंडियन आर्मी ने जून में इसका परीक्षण कहाँ पर किया है? तो राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में। ठीक है, इसकी रेंज 170 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान टीम जून 2025 में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके स्वदेश लौटी है, यानी भारत? आंसर क्या होगा? सेशल्स। ठीक है, सेशल्स। तीनों सेनाओं की वुमेन टुकड़ी थी और ये पहुंची थी 1800 समुद्री मील 1800 समुद्री मील, इसको कहेंगे 3334 किलोमीटर। इतनी लंबी यात्रा ये की है इस टीम ने और 7 अप्रैल को शुरू की थी मुंबई से और अब पहुंची है। और इसके ये किस नाव से या पोत से? तो ये है त्रिवेणी। ठीक है, एक नाव है, उसी के ज़रिए ये पहुंची थी। ओके, सेशल्स जो है ना वो हिंद महासागर में स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है, उसकी राजधानी विक्टोरिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो आयोजन, घटना, दुर्घटना, ये सब से रिलेटेड प्रश्न लेंगे। स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ज्ञानेश कुमार CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने किया है। और ये जो मीटिंग है ना, क्या एक कॉन्फ्रेंस कहिए, वो 10 से 12 जून तक आयोजित किया गया था और इसको आयोजन किसने किया था? IDEA ने किया था। IDEA ने। ये क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये आयोजन हुआ था। सम्मेलन का नाम क्या था? स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। 50 देशों से बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीकली में थोड़ा जल्दी बताता हूँ, डेली में काफ़ी डिटेल में बातचीत होती है। ओके, चलिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होगा। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, 35 वर्षीय हैं, हालांकि वो T20 खेलती रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि वनडे से वो संन्यास ले रही हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन है? मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर है साउथ अफ्रीका। और किसको हराकर इसने ये खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया है इसने। 14 जून को कहाँ पर हुआ था आयोजन? लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस कैच को पकड़ने के नियम में बदलाव कर दिए हैं? तो आंसर होगा बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियम में। देखिए, आप कभी कभी देखते होंगे कि जो फील्डर है वो बॉल आते ही उसने उछाल दिया, उछाल के फिर उछाला, फिर वो बाहर गया, फिर उछाल दिया कूद कर, फिर अंदर आया और उसने कैच ले लिया। उसको मान लिया था कि हाँ कैच हो चुका है और जो बैट्समैन है उसको आउट करार दे दिया जाता था। तो अब मेरीलोबोन क्रिकेट क्लब ने, MCC ने उसने अब ये नियम बनाया है कि ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये है कि अगर ये बाहर जा रहा है खिलाड़ी या उसने उछलते हुए बॉल को उछाला, तो यहाँ दूसरे खिलाड़ी को पकड़ना होगा। अगर वही इधर आता है, कैच पकड़ता है, तो फिर वो कैच नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है ना वो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसके लिए नियम बनाने का काम करते हैं। तो आने वाले वक्त में ये ICC इसको जो है वो लागू कर देगा, उम्मीद यही है। अगला क्वेश्चन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान देश कौन है? अभी चल रहा है। यहाँ पर प्रश्न आप समझिएगा क्या है? क्लब वर्ल्ड कप। ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, जिसमें दुनिया के जो फुटबॉल क्लब हैं वो इसमें खेलते हैं। आंसर क्या होगा?
वो यूएसए अमेरिका में आयोजन हो रहा है। 14 जून को शुरू हुआ है और 13 जुलाई तक चलेगा, और इसमें 36 दुनिया भर के क्लब इसमें पहुंचे हैं हिस्सा लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 में किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी वनडे, टेस्ट, T20 इन सब से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, उलन बटर ओपन 2025 कुश्ती में भारत 21 मेडल के साथ कौन से में स्थान पर रहा है? आंसर होगा दूसरे स्थान पर भारत रहा है, और टॉप स्थान पर है मंगोलिया ने जीता है। ठीक है, टॉप स्थान मंगोलिया रहा है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर IPL 2025 की ट्रॉफी जीत ली? आंसर होगा पंजाब किंग्स, PBKS। ओके, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL में पहला टाइटल इस बार जीता है। ओके, रजत पाटीदार इसके कप्तान थे। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, ये कुछ विजेताओं की पूरी लिस्ट है, मैंने PDF में भी दे दिया है। अलग अलग वर्ष में जो विजेता रहे हैं उन सबकी पूरा का पूरा है लिस्ट। अगला क्वेश्चन, IPL 2025 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? आंसर होगा साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा 759 रन बनाए। अगला क्वेश्चन, IPL 2025 सीजन में पर्पल कैप विजेता कौन है? आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने खेलते हुए सबसे ज़्यादा 25 विकेट लिए पूरे खेल में IPL में। अगला क्वेश्चन, IPL 2025 में फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो कुणाल पांड्या को मिला है, RCB से हैं वो। ठीक है, और ये तमाम ये पूरी विजेताओं और अवार्ड की पूरी लिस्ट रही, जो कुछ तो मैंने बताया और कुछ और ये लिस्ट में आप देख रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 2012 में उन्होंने वनडे में डेब्यू किया था और संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में टूर्नामेंट के एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? हालांकि आखिरी राउंड में हार कर वो तीसरे स्थान पर रहे। क्या होगा आंसर? डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश इस दौरान। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, और अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। ओके, PDF में मैंने अब काफ़ी विस्तार में कंटेंट दिया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा और टेस्ट भी दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। वीकली टेस्ट दीजिए, कितना जानते हैं आप। अब प्रश्न होगा, किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया? आंसर होगा साइप्रस ने। 15 जून को 2 दिवसीय साइप्रस दौरे पर पहुंचे थे, और ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। साइप्रस जो है ना, वो मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ एक देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताएं? आंसर क्या होगा? ओपल सुचाता चुआंगश्री। ये थाईलैंड की सुंदरी हैं, और इन्होंने ये जीत लिया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ था फाइनल? तो वो फाइनल हुआ था इवेंट, वो मई 2025 में 31 मई को हुआ था हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो थाईलैंड की जो इस युवती ने ये खिताब जीत लिया है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि भारत में मिस वर्ल्ड कौन कौन रही हैं अब तक, तो ये पूरी लिस्ट है। पहली जो भारतीय मिस वर्ल्ड रही हैं, भारतीय रीता फारिया 1966 में, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय है, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 2017 में मानुषी छिल्लर रही हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम लोग इंडेक्स और सूचकांक, मतलब इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा आइसलैंड। ठीक है, ये किसने जारी की है रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, उसने जून में ये जारी की है।
और इसमें अगर देखेंगे टॉप 5 देश, तो नंबर 1 पर है आइसलैंड, सेकंड स्थान पर फिनलैंड है, थर्ड पर नॉर्वे है, फोर्थ पर यूनाइटेड किंगडम है और फिफ्थ पर न्यूजीलैंड ये देश है। अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 131। पिछली बार से 2 स्थान भारत फिसल गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है और इस रिपोर्ट में 148 देशों की स्थिति का आकलन किया गया है। ओके, तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे हम लोग साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत ने पहले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन उसे स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्माण के लिए किस देश की कंपनी कोंगलबर्ग उसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा नॉर्वे। ओके, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो कोलकाता में जो स्थित है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, उसी के साथ नॉर्वे की कंपनी ने एक समझौता किया है। और इससे क्या होगा कि ध्रुवीय अनुसंधान पोत इस तरह के जो कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ जाएंगे उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, बनाया जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन निधन से रिलेटेड लेते हैं। विद्वान दाजी पर्णशेखर, उनका निधन हो गया 6 जून 2025 को। तो वे निम्न में से क्या थे? आंसर होगा लेखक, मराठी लेखक थे और मराठी साहित्य में इनका योगदान बहुत माना जाता है, काफ़ी चर्चित रहे हैं ये। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 10th स्थान पर है, 10वें स्थान पर भारत है। और किसने जारी किया है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को जून में जारी किया है। ओके, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, इन सब और भी इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको किस तरह से अपनाया जा रहा है तेज़ी से, उसका बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, तो इस सब चीज़ों पर ये देखा जाता है। अगर हम देखेंगे कि टॉप जो देश हैं वो कौन कौन हैं, भारत का स्थान तो 10th स्थान है, लेकिन अगर देखें 1 से 3 तक कोई नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि वो जो पैमाना है कोई पहुंच ही नहीं पाया कोई देश। ओके, 4th है डेनमार्क, 5th पे नीदरलैंड, 6th पे यूनाइटेड किंगडम, 5th फिलीपींस है, 8th पे मोरक्को, 9th पे नॉर्वे और 10th पर स्वीडन और भारत, ये दोनों देश हैं। ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भारत या कोई देश जो है ना वो कितना सकारात्मक कदम उठा रहा है, इसी को लेकर है। ओके, इस भारत जो है वो कोशिश में है कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वो उसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत का स्थान क्या है? आंसर क्या होगा? 13वां स्थान है। ठीक है, टोटल जो ओवरऑल था वो 10th स्थान था, लेकिन अगर सवाल हो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है, तो वो 13वां है। ठीक है, उत्सर्जन रेटिंग में मतलब कितना कम उत्सर्जन हो रहा है, तो उसकी रेटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, ये देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन रेटिंग में 13वां, नवीनीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी की रेटिंग में 33वां स्थान है, ऊर्जा उपयोग रेटिंग में 11वां स्थान है और जलवायु नीति रेटिंग में भारत का 7वां स्थान बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य को अधिसूचित किया, नोटिफाई किया है? आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमड़ा भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है,
तो तेलंगाना सरकार ने ये काम किया है इसको। ओके, तो ये करीब 1492 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है और ये रिजर्व महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के वन्यजीव गलियारे का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, स्कीम राज्य और केंद्र दोनों की। क्वेश्चन होगा, किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया? आंसर होगा चिनाब। ठीक है, 6 जून को उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। यहाँ पर बात हो रही है रेलवे पुल की। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं चिनाब रेलवे पुल, ये बना हुआ है चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, हाँ, इस पुल के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये स्टील आर्च पुल है और भूकंप, चूँकि वो क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो उससे बचने के लिए उसमें तकनीक के तहत बना हुआ है। और ये जो चिनाब आर्च ब्रिज है वो रियासी ज़िले में बक्कल और कौड़ी के बीच में बना हुआ है। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट उसका एक हिस्सा है। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये है, ठीक है। लागत, टोटल लागत अगर हम कहेंगे तो 43,780 करोड़ रुपए आया है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। और अगर सिर्फ पुल की बात करेंगे ना तो उसकी लागत आई है 1486 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन लेंगे, चिनाब पुल के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? आंसर होगा अंजी नदी। ठीक है, ये देखिए इस तरह का ना पुल आप सड़क के लिए तो देखते होंगे, रोड के लिए, लेकिन ये इस तरह का जो ये पुल है जिसमें आप देख रहे हैं कि केबल लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, उसी के सहारे ये खींचा हुआ है, सीधा है। तो ये रेलवे में जो है ना वो इस्तेमाल किया गया है। ओके, पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन होगा, G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? आंसर का अमिताभ कांत। ठीक है, वो कब बने थे G20 के शेरपा? तो जुलाई 2022 में बने थे, जब G20 की अध्यक्षता ग्रहण मतलब करने वाला था भारत, उससे ठीक पहले। ठीक है, भारत जो है ना G20 का प्रेसिडेंट रहा है दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक। ठीक है, तो ये अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? आंसर का WHO ने, WHO के सदस्य देशों ने, भारत भी उसमें शामिल है। तो महामारी संधि को अपनाया है। मकसद ये है कि अगर कोई किसी तरह की महामारी की स्थिति होती है तो सारे देश जो है ना एकजुट होकर डेटा शेयर करेंगे, बताएंगे और महामारी को रोकने की कोशिश करेंगे। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में उत्तर कोरिया में नया राजदूत किसको नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? अली आवती लांगकुमेर, ये नाम है इनका। वो आप कहेंगे 4 साल बाद, इसमें क्या है मामला? देखिए करीब 3.5 साल तक वहाँ दूतावास बंद रहा उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में। कोविड-19 के बाद से बंद कर दिया गया था और अभी 6 महीने पहले वहाँ पर दूतावास खोला गया, तो बाकी स्टाफ वहाँ पहुँचे हैं। अब राजदूत वहाँ पर अब पहुँचे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ब्लेज मेट्रेवेली। क्या नाम है? ब्लेज मेट्रेवेली। तो पहली महिला प्रमुख बनी है वो। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। MI6 की खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है, उस तरीके से MI6 है। MI6 के बारे में आपने जिक्र सुना होगा, जो फिल्म जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म होती थी
उसमें MI6 के जो चीफ महिला को दिखाया जाता था, लेकिन इससे पहले तक महिला कोई चीफ बनी नहीं थी वहाँ MI6 की। बात करें हम ब्रिटेन की, ब्रिटेन के किंग कौन है? चार्ल्स तृतीय हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का नाम और फोटो जो है ना वो करेंसी नोट से हटा दिया है? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। देखिए 5 दशक से अधिक समय से करेंसी नोट पर शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो थी और जो नए नोट आए हैं उसमें से हटा दिया गया है, ठीक है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताएं जिनकी राष्ट्रपिता की उपाधि हटा दी गई है? आंसर का शेख मुजीबुर रहमान, और वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। शेख मुजीबुर रहमान ने ही अभियान चलाकर और भारत के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण में भूमिका निभाई थी, और आज उन्हीं की मूर्तियाँ, उन्हीं को बदनाम और उन्हीं को अपमानित किया जा रहा है काफ़ी वक्त बाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जो फिर से 2025 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर का लुइस मोंटेनेग्रो। ये रहा फोटोग्राफ इनका आम चुनाव में। उनकी पार्टी जो PDS है और AD यानी डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसकी जीत हुई है। उसी के बाद इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। पुर्तगाल की राजधानी क्या? लिस्बन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? आंसर होगा ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग। देखिए दक्षिण कोरिया में ना पिछले कई महीनों से बहुत ही राजनीतिक अस्थिति की हालात थे। दरअसल वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना इससे पहले, तो उन्होंने वहाँ इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल घोषित कर दिया था और मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है। तो इसका विरोध हुआ और यहाँ तक हुआ कि संसद ने उनको इम्पीच कर दिया, यानी उनको हटा दिया पद से। और उसके बाद फिर जो चुनाव हुए हैं तो उसमें ली जे म्यूंग जो है ना वो नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी UNGA ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? आंसर का 2026, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये तय किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी यानी हिंदी में कहेंगे इसको टिकाऊ पाक कला, जो खाना बनाने की जो कला है ना उसकी बात हो रही है। तो वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 18 जून को, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है ये। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को। 9 जून सन 1900 को रांची जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था और इनको भगवान के तौर पे पूजा जाता है कई राज्यों में। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 9 जून को, यानी एग्रेडेशन ये दिवस। और इस बार की थीम क्या है? मान्यता लघु मध्यम आकार के उद्यमों यानी SME को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है और थीम है अपने अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा। एल्बनीज जो है ना वो एक जेनेटिक रोग है और उससे पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल, आँखों में आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेलेनिन जो है ना वो पिगमेंटेशन नहीं होता है, उसकी वजह से बिल्कुल सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है
खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है और थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 2 जून को। कब गठन हुआ था? तो ये 2 जून 2014 को तेलंगाना आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ था। ठीक है, उससे पहले फरवरी में संसद में विधेयक पारित हुआ था, फरवरी 2014 में, और फिर 2 जून को स्थापित हुआ। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं और राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 मई को। और थीम क्या है? युवाओं को सशक्त बनाना, भूख को समाप्त करना। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है सस्टेनेबल भविष्य के लिए साइकिलिंग, सतत भविष्य के लिए साइकिलिंग। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप लेना होगा। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिस मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक वाला जो है वो टीचर, रेलवे, पुलिस, एसएससी इन सब के लेवल का है और शानदार तैयारी आपकी हो सकती है करंट अफेयर्स की। तो ठीक है, इसके अलावा अभी समर ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र में आप लाभ उठा सकते हैं, छूट के साथ बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, इन सब के बैचेज, पुलिस के भी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।